गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ आपको कि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह का क्वेश्चन होता है। थ्योरी में कभी कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। इससे जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा या तो एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनाया जाएगा या फिर कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो समझ लीजिए ये जो टॉपिक है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक बताता है और इस टॉपिक पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां बात ये आती है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की ऊर्जा, ये टॉपिक है हमारा। लेकिन अब यहां ये हमें बारी बारी से ये समझना होगा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निकाय है, उसमें कितने आवेश हैं। तो पहले हम एक आवेश की बात करेंगे, फिर हम दो आवेशों की बात करेंगे, फिर हम तीन आवेशों की बात करेंगे, फिर हम चार आवेशों की बात करेंगे और इसी तरह से और भी ज़्यादा आवेशों की निकाय की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चार आवेशों तक का ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में या फिर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसमें भी हम दो तरह की बात करेंगे। एक तो केवल आवेशों के निकाय की बात की जा रही है, दूसरी बात आवेशों का निकाय तो है लेकिन वो आवेशों का जो निकाय है वो किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, कैसे इस प्रकार की प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं कि हमारा जो आवेश है वो केवल एक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, एक अकेला आवेश है। आवेश कैसा है? अकेला आवेश। अकेला आवेश, अकेला आवेश कहीं रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई आवेश रखा हुआ है प्लस का Q और हम जानना चाहते हैं कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इस आवेश की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा इस सिस्टम की यानी इस आवेश की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे जाना होगा कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो वर्क डन होता है। यहां हम आवेशों के निकाय की बात करते हैं। हमने 11th में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात की थी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकाली थी किसी भी द्रव्यमान की, किसी भी बॉडी की। तो देखिए सबसे पहले हम इस बात को समझना होगा कि ये ऊर्जा आती कहां से है। सपोज करिए ये पेन जो है ये जमीन पर पड़ा हुआ है और अब आप जमीन से इसे उठा करके लाए और h ऊंचाई तक ले आए। अब कहेंगे इसमें ऊर्जा है कि नहीं, तो जमीन से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ वो वर्क इसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। लेकिन यहां पर जो वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय जो बल है उसके विरुद्ध में बल कार्य किया गया है, उसके अगेंस्ट में वर्क किया गया है। इसका मतलब इसकी जो ऊर्जा है वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर आवेशों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो वर्क किया जाएगा वो विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट में किया जाएगा। तो उस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। लेकिन किसकी? आवेशों के निकाय की, उसको विद्युत ऊर्जा कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। इसको आप चाहें तो इलेक्ट्रिक वर्ड और लगा के जोड़ सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ऐसे भी आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, सारी बातें विद्युत के रेस्पेक्ट में ही चल रही है, इसलिए उसको लिखने की मैंने आवश्यकता महसूस नहीं की। ठीक है,
अब बात करते हैं हम सिंगल चार्ज है। अब इस चार्ज की ऊर्जा निकाल, इसका मतलब ये चार्ज कहां से आया भाई, यहां पे इसको लाके रख दिया, इसका मतलब डेफिनेटली इसको इनफाइनाइट से लेकर के आए, और इनफाइनाइट पर ऊर्जा क्या मानी जाती है, जीरो। अब इनफाइनाइट से जब मैं इस आवेश को लेकर के आऊंगा, ये मान लो ये अनंत है, अनंत में पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब अनंत से इस आवेश को मैं अनंत से Q को यहां से यहां पर लाया, यहां पहले से कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब जब पहले से कोई आवेश नहीं है इसका मतलब सोर्स चार्ज नहीं है, तो यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब इस आवेश को लाने में अब विद्युत क्षेत्र तो था ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र के आवेश में कोई कार्य नहीं किया गया, और जब कोई कार्य नहीं किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, अकेले आवेश की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई कार्य हुआ ही नहीं। क्लियर। दूसरी बात, मान लीजिए अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो आवेशों के निकाय की इस विद्युत स्थिति ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी अब की बार आपके पास जो निकाय है उसमें दो आवेश है। सपोज करिए आपने ऐसे मान लिया, एक ये आवेश है Q1 और एक ये आवेश है Q2, और एक दूसरे से ये r दूरी पर रखे हुए हैं, और अब आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। भाई क्या हुआ होगा, इसका मतलब डेफिनेटली आप इनको कहां से लाए होंगे, अनंत से। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन की बात और बता दूं कि स्थिति ऊर्जा की परिभाषा क्या दोगे, विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा आप क्या दोगे। आवेशों को अनंत से, कहां से लाना है, अनंत से, आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर उनकी जो वर्तमान पोजीशन है वहां पर लाने में, तो आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर के निकाय की रचना करने में, भाई लाकर के आपने यहां पर रख दिया इनको, या फिर इसको यहां पर रख दिया लाकर के, तो आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर के निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, इस कार्य को उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। अब पहले केस में आप इस आवेश को लाए तो कोई कार्य किया ही नहीं गया, क्योंकि वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र था ही नहीं, और विद्युत क्षेत्र जब नहीं था तो कोई कार्य नहीं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। लेकिन अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, वो कहां से लाए होंगे इन आवेशों को, ये अनंत है, अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, जीरो। अब सबसे पहले आप Q1 को लाए होंगे, तो अनंत पर रखे थे ये Q1 Q2, अनंत पर कहीं बहुत दूर। अब पहले हम Q1 को लेकर के आए, तो जब पहले हमारा Q1 आया होगा, जैसे कि इस सिंगल चार्ज को लाए थे, तो वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था। भाई विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, आवेश ही तो उत्पन्न करेगा। अब आवेश पहले से कोई था नहीं, तो विद्युत क्षेत्र था नहीं, इसका मतलब Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं किया गया, इसका मतलब Q1 अपनी जगह पर आ गया। जब Q1 अपनी जगह पर आ गया, अब किसको लेके आए होंगे बाद में, अब बाद में लेकर के आए होंगे Q2 को। अब Q1 आ गया अपनी जगह पे, इसका मतलब उसके आसपास क्या बन गया, एक विद्युत क्षेत्र। और अब आप इस Q2 को यहां तक लेकर के आए, मान लो अगर आप इसको A पॉइंट कहें और इसको B पॉइंट कहें, तो अब इस Q2 को यहां से उठा के B तक लेकर के आ रहे हैं, अब कार्य किया जाएगा। अब डेफिनेटली यहां पे एक फर्क होगा, क्योंकि ये वाला जो आवेश है इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र बन गया, या फिर ये कहिए ये वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही इसकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी, इसमें विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। कुल मिलाकर के हमें समझना क्या है, हमें बस इतना समझना है कि Q1 को जब लाए तो कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन जब Q2 को लाए तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में एक वर्क हुआ, तो बस उस वर्क को कैलकुलेट करना है। अगर हमने उस वर्क को कैलकुलेट कर लिया, उसी को हम विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए अब इस वर्क को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। अब इस वर्क को कैलकुलेट करने के हमारे पास है दो तरीके।
पहला तरीका, आपको ध्यान हो तो हमने एक बिंदु आवेश के कारण, अगर हमारा कोई एक आवेश क्यूब होता है और उससे r दूरी पर v निकालते थे तो v का फॉर्मूला आया था k और q अपॉन r। तो वास्तव में ये कहां से आया था? इसकी जो परिभाषा थी किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत विभव की जो परिभाषा थी वो ये थी कि हम क्या करके लाए, अनंत से +1 कूलम चार्ज को लेकर के आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए हैं। कहां से? अनंत से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ वो वर्क यहां पर क्या है, विद्युत विभव है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए आप लोग कि विद्युत विभव है क्या चीज। भाई विद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर हम विद्युत विभव निकालना है, इसका मतलब डेफिनेटली एकांक आवेश को अनंत से वहां तक लाने में कार्य है वो। तो जब भी विद्युत विभव की परिभाषा की बात आ जाए, विद्युत विभव के कॉन्सेप्ट की बात आ जाए, तुम्हारे माइंड क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा? कि भाई हम अनंत से एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ है वो कार्य है वहां पर विद्युत विभव। तो ये क्या चीज है? ये है एकांक आवेश को लाने में कार्य। हालांकि जब इसका डेरिवेशन हमने किया था तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, उस डेरिवेशन में हमने उस वर्क को कैलकुलेट किया था। तो एक तो तरीका यही है कि भाई उस वर्क को कैलकुलेट करो, लेकिन जब हम एक बार वहां कैलकुलेट कर चुके हैं इसको पोटेंशियल में, तो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका तो अब हमारे माइंड में तो ये होता है हमेशा पहले से कि अगर किसी बिंदु पर हमने विभव निकाल दिया तो वो विभव क्या है, वहां पर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कहां से? अनंत से। इसका मतलब क्या करें फिर? इसका मतलब एक काम करते हैं, हम पहले इस Q1 के कारण B बिंदु पर विभव निकालते हैं। चलिए, तो हमने निकाल दिया Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा सर? V = K और Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R। ये हो गया Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, ये हो गया। इसका मतलब ये विभव आ गया, इक्वेशन आपने फर्स्ट मान लिया। अब है क्या चीज ये? इसका मतलब अगर मैं इसको यहां पे बात करूं कि यहां पर विभव ये है तो उसको तो थोड़ा सा देखिए। इसका मतलब किसी भी बिंदु पर ये विभव है तो ये क्या चीज है? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कहां से? अनंत से। इसका मतलब ये जो विभव है ये एकांक आवेश को लाने में कार्य है। एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ओके, यानी ये जो है ये एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, लेकिन मुझे कितने आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालना है? Q2 आवेश को। यानी यहां से Q2 यहां तक Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य होगा? जब एकांक आवेश को लाने में कार्य इतना है तो Q2 आवेश को लाने में कार्य कितना होगा? 1 रुपए में इतना तो 10 रुपए में कितना? सिंपल मल्टीप्लाई। भाई 1 रुपए में कोई चीज आ रही है इतनी तो 10 रुपए में कितनी आएगी? मल्टीप्लाई। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? V। तो Q2 आवेश को लाने में कार्य कितना होगा? Q2 × V। बात समझे आई कि नहीं? तब Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो W = कितना हो जाएगा? W = Q2 × V। अब Q1 को लाने में तो कोई कार्य नहीं हुआ था, केवल कार्य किसमें हुआ? Q2 को लाने में। इसका मतलब दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये जो कार्य है वही इस निकाय की क्या हो जाएगा? विद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। बस V की वैल्यू ये वाली यहां पे पुट कर दीजिए, तब W = आपका कितना आ गया? Q2 और × V की वैल्यू है K और Q1 अपॉन R। तो W = हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। या चाहो तो इसको और लिख दो, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई? U = K और Q1 Q2 अपॉन R, या U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब बताइए बात समझ आएगी? तो इस चीज को समझना होगा हमें। और देखिए सिंपल बात ये है कि ये डेरिवेशन वगैरह कभी नहीं पूछेगा, केवल न्यूमेरिकल पूछेगा।
तो दो आवेशों के निकाय की अगर ऊर्जा पूछे, एक आवेश के निकाय की ऊर्जा पूछता है 0, लेकिन दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा पूछेगा तो Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लग जाया करेगा K Q1 Q2 अपॉन R, R नॉट R स्क्वायर। जल्दबाजी में कभी कभी बच्चों को R स्क्वायर रटा हुआ होता है, इसलिए ध्यान दें। दूसरी बात, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी और मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी स्केलर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे आवेश की जो वैल्यू है वो बिग साइन लगाई जाएगी, चिन्ह सहित लगाई जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, इसलिए यहां भी आवेशों की जो वैल्यू लगानी है वो आपको चिन्ह सहित लगानी है। तो इस तरह से हम दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तीन आवेशों की निकाय की ऊर्जा। भाई एक आवेश वाला समझ गए हम, अब दो आवेशों का समझ गए, अब निकालना चाहते हैं तीन आवेशों की निकाय की ऊर्जा। और देखिए अब 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, अब आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी समझने की, केवल आप दो आवेशों के हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। दो आवेशों के निकाय की जो ऊर्जा होती है उसी से फॉर्मूले बना करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब तीन आवेशों के निकाय की ऊर्जा निकालना चाहते हो, मान लीजिए ये कोई आपको तीन आवेश दे रखे हैं। अब तीन आवेश दो तरीके से दे सकता है, मान लीजिए ऐसे भी दे सकता है तीन आवेश। एक आपका Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है और Q3 यहां रखा है। और इस केस में मान लो Q1 आपका यहां रखा है, Q2 आपका यहां रखा है और Q3 आपका यहां रखा है। मान लो यहां से यहां तक की दूरी को आप R12 कह रहे हो, इसको R13 कह रहे हो, इसको R23 कह रहे हो, और दूरियां समान भी हो सकती हैं, तो वो समान होगी तो समान लगा दिया जाएगा। अब यहां से यहां तक की दूरी को आप R12 कह रहे हो, यहां से यहां तक को R23 कह रहे हो, और बाद में चाहो तो दोनों को जोड़ के दिखा सकते हैं या उसको R13 कहेंगे पूरे वाले को, ऐसे भी कह सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है बस, क्योंकि अब तो आप एक फॉर्मूला जान गए कि अगर कहीं दो आवेश रखे हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, और उनके बीच की दूरी R है, तो उसकी ऊर्जा U हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला जान गए, तो केवल अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहा करेगा कि दो दो आवेशों के कितने निकाय बन रहे हैं इसमें। तो अब इसको देखेंगे तो दो आवेश, एक दो, एक निकाय आपका ये बन गया, दूसरा एक निकाय ये बन गया, और तीसरा एक निकाय ये बन गया। इसका मतलब दो दो आवेशों के कितने निकाय बन गए इसमें, तीन निकाय बन गए। अब तो तीनों का निकाल दीजिए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो U हो जाएगा K, पहले इस आवेश के निकाय की तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब दूसरे के लिए निकाल दो, चलो इसको निकाल देते हैं, K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, अब इस वाले की निकाल दो K और Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस तरह से ये तीन आवेशों के निकाय की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों यहाँ पर कि आवेश का जो मान लगाना है वो चिन्ह सहित लगाना है, यानी अगर आप प्लस माइनस लोगे तो उसके हिसाब से ही ऊर्जा भी प्लस और माइनस आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आवेशों के कितने निकाय बन रहे हैं, तो Q1 Q2 से देखिए एक निकाय बन गया, Q2 Q3 से देखिए दूसरा निकाय बन गया, और Q1 और Q3 से देखिए तीसरा निकाय बन गया। तो यहां पर भी जब आप इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो U K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 कर देना, या इस केस में इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है ना, तो R13। तो इस तरह से ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आ गई। तो क्या समझे कि केवल हमें एक फॉर्मूला चाहिए दो निकाय, दो आवेशों के निकाय वाला, बाकी तो हम अपने आप सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, चार आवेशों के निकाय की बात करते हैं। अब की बार हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, वो भी कितने की, चार की। चार आवेशों के निकाय की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला जाए।
4 5 6 जो भी हो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखिए अब की बार हम 3 की जगह क्या कर देते हैं 4 आवेशों के निकाय की, और यहां पर भी 3 की जगह पे 4। तो 4 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालना चाहते हैं। मान लीजिए 4 आवेश किसी स्क्वायर, चलो इसको एक तरह से ये न्यूमेरिकल की तरह काम कर रहा है, न्यूमेरिकल की तरह ले लीजिए। चलिए यहां पर कितना रखा है सर, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 आवेश रखे हुए, और ये एक स्क्वायर है, वर्ग है ये, तो साइड कितनी हो गई A। तो ये वाली साइड भी A, ये वाली साइड भी A, ये वाली साइड भी A। अब देखेंगे हमारा टारगेट क्या होता है, हम निकालते हैं दो आवेशों के कितने निकाय इसमें बने हुए हैं। तो दो आवेशों के, तो एक तो Q1 Q2 से मिलकर बना है सर 2 एक निकाय, एक Q2 Q3 से, तो एक निकाय आपका ये हो गया, Q3 Q4 से ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। लेकिन इसके अलावा भी माइन्यूटली देखिए, माइन्यूटली Q1 Q3, एक ये डायगोनली ये भी हो जाएगा, और एक डायगोनली ये हो जाएगा। बात समझिए नहीं? तो कितने बन गए 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अब की बार हमें ये वाली दूरी भी चाहिए, और या फिर ये वाली दूरी भी चाहिएगी, और वर्ग की भुजा अगर a है तो ये दूरियां हो जाती है a√2, भुजा का √2 टाइम्स a√2। अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यू इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन a प्लस k Q2 Q3 अपॉन a प्लस k Q3 Q4 अपॉन a प्लस k और Q4 Q1 अपॉन a। तो ये तो बाहर वाले हो गए। अब जो डायगोनल वाले लेने हैं, तो डायगोनल के लिए आ जाएगा k Q1 Q3 अपॉन a√2, और प्लस अब की बार ये वाला डायगोनल, तो k और Q2 Q4 अपॉन a√2। तो इस तरह से हम 4 आवेशों के निकाय की ऊर्जा भी आसानी से निकाल देंगे। और ध्यान ये रखना है, कभी कभी जल्दबाजी में 5 आ जाए 6 आ जाए, तो एक फॉर्मूला और ध्यान रखना कि भाई आवेशों का जो निकाय कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिंपली ये मान लिया कि एक था या 2 आवेश थे, तो एक ही निकाय हुआ। भाई 2 आवेश आपने रखे, तो दो आवेशों के कितने निकाय बने, इससे एक ही तो निकाय बना। और 3 वाले में कितने बने, 3 बने। 4 वाले में कितने बनने हैं, 6 बनने हैं। तो एक फॉर्मूले के रूप में भी हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप n और n+1/2 लें, तो यहां से n की वैल्यू को मैं अगर 4 लगा दूं तो कितना आ जाएगा, n-1/2 लीजिए, 4 लगा दूं तो कितना आ जाएगा 4, और 4 - 1 3/2, 2 4 3 दूनी 6 बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो n-1/2 कि भाई कितने निकाय। हालांकि 4 तक पूछा जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे ज्यादा पूछा जाए तो कोई हमारा सिस्टम छूट न जाए, इसलिए पहले से हम इस फॉर्मूले से n-1/2 करके ये पता लगा लेंगे कि सिस्टम कितनी बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 बनी, अगर 3 होता, 3 आवेशों का होता, तो 3 और 3 - 1 यानी 2/2, तो कितने बन जाते 3, और 2 वाला होता तो 2 और 2 - 1 अपॉन 2, तो कितना बन जाता 1। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हैं स्टार लगा करके कि n-1/2 इतने सिस्टम बनेंगे। ये नंबर ऑफ सिस्टम के लिए फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जों के कितने सिस्टम उसमें बनेंगे किसी में भी, तो उसका आप यहां से पता लगा सकते हो n-1/2 से। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी आपको, चार्ज की वैल्यू विद साइन आपको लगानी है। तो देखिए बड़ा आसान हो गया है, अब आप किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक मैं पोटेंशियल एनर्जी का बता रहा हूं, मैं बाहरी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम इस चीज को निकालना चाहते हैं। अगर वहां पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है, तो उसमें आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उस चीज को अब हमको समझना होगा। पहले से वहां पर कोई क्या है, वहां विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, वहां पर पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड है, तो बाहरी विद्युत एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, फॉर कंपटीशन। ये न्यूमेरिकल में कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हमें बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है, एक चार्ज की, दो चार्ज की, तीन चार्ज की, चार चार्ज की, ठीक है ना। लेकिन अब की बार वहां पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले मैं सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं। सिंगल चार्ज, एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो केवल यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये कोई क्यू चार्ज है। अगर यहां पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो कितनी होती उसकी ऊर्जा, जीरो। अभी बताया है पहले। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यहां पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है, यहां एक्सटर्नल फील्ड है, इसकी वजह से नहीं, पहले से है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पोटेंशियल होगा। तो अब हम बात करेंगे कि फिर वही बात निकालिए। तो जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहां पोटेंशियल भी होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो हमने मान लिया कि यहां पे क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल फिर भी है, उस पोटेंशियल को भी मान लिया। लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि एकांक आवेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य है। इसका मतलब यहां तो पहले से पोटेंशियल है, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य तो v पहले से ही है। और अब अगर q आवेश को लाओगे तो कितना कार्य हो जाएगा, q into v। तो इस सिंगल चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू हो जाएगा q into v। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर सिंगल चार्ज बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के था तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो थी। लेकिन अगर वहां पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी q into v। अब आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि वहां पर E गिवन है और V तो गिवन नहीं है, तो V कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला बता चुका हूं, E और V में रिलेशन। E इक्वल टू होता था माइनस का dt ओवर dr। अगर तुम्हें E की वैल्यू गिवन है, E तुम्हें पहले से गिवन है और तुम्हें V निकालना है, तो V इक्वल टू हो जाता है माइनस का E dr। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। यानी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर वहां विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो आप विभव निकाल लोगे और विभव निकाल करके फिर Q into V करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे। ऐसे ही टू चार्जेस की बात करें। अब की बात दो चार्जों के निकाय की बात करना चाहते हो तो ये है साहब, एक चार्ज आपका Q1 और दूसरा चार्ज आपका Q2 और बीच की डिस्टेंस मान ली R। लेकिन यहां पर क्या है, पहले से यहां पर विद्युत क्षेत्र है, पहले से E है। अब जब E होगा तो यहां विभव होंगे। अब जरूरी नहीं है वो विभव दोनों पॉइंटों पे समान हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो मान लो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से यहां पर V1 विभव है और यहां पर V2 विभव है। तो जब इस अकेले आवेश को लाओगे Q1 को, तो इसके अगेंस्ट में जो बल होगा तो वो क्या हो जाएगा, Q1 into V1 इसकी तरह। और जब Q2 को लाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, Q2 into V2। और जब Q2 को लाओगे तो इस Q1 के अगेंस्ट में जो वर्क होगा, जो कि हम दो चार्जों के सिस्टम की बात करते थे, तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा पहले से, K और Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दो सिस्टमों की ये हो जाएगी। या फिर आप ऐसे ध्यान रखिए इसको कि अगर कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र होता है तो जितने भी आवेश हैं उसमें Q1 V1 सबका अलग अलग प्लस करके और हो जाता है। Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस जो दो चार्जों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले होती थी वो वाली और हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए हम थ्री चार्ज के सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये तीन चार्जों का कोई सिस्टम है। अब की बात चार्ज को चलो Q Q ले लेते हैं, Q Q Q, और डिस्टेंस भी चलो मान लिया आपने R R R। और यहां पे पोटेंशियल, यहां क्या है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल है V1, यहां पोटेंशियल है V2, यहां पोटेंशियल है V3। चलो इसको भी मैं Q1 Q2 और Q3 कर देता हूं। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालोगे तो कितने सिस्टम बनना है, 1 2 और ये 3। तो एक तो वही सिंपल तरीका जो पहले 3 निकालते थे, उसके अलावा 3 कौन से आएंगे, तो U इक्वल टू पहला होगा Q1 V1, दूसरा Q2 V2 और तीसरा Q3 V3। तो ये तीनों टर्म किसकी वजह से आ रहे हैं, ये तीनों टर्म आ रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम हो गया। इसमें कितने टर्म आ रहे थे, दो टर्म आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसमें कितना आ रहा था, एक टर्म आ रहा था। भाई चार्ज इनटू पोटेंशियल करना है, इसका मतलब ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, प्लस तीन सिस्टम जो बनाते हो आप, तो K Q1 Q2 अपॉन R, फिर K
Q2 Q3 अपॉन R और प्लस K और Q3 Q1 अपॉन R। तो जैसे पहले था वैसे। तो कुल मिलाकर के बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आपको ध्यान बस ये देना है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल फॉर्मूले मैंने पहले बताए, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर आप इस तरह से उनमें ये वाले टर्म और प्लस कर दिया करोगे। लेकिन वहां पर डेफिनेटली V की वैल्यू गिवन नहीं होगी, E की वैल्यू गिवन होगी। तो E की वैल्यू अगर गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर हम वहां क्या निकाल दिया करेंगे, V निकाल दिया करेंगे हर पॉइंट के लिए, और तब फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। थैंक यू।